नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण लंबाइन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव है यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ ही एक स्ट्रेटेजिक टॉक करना, ताकि आपको अपनी स्ट्रेटजी रणनीति बनाने में मदद मिल सके। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं अंकित चौहान जी। अंकित चौहान जी ने अभी जो सीजीपीएससी 2020 का परिणाम आया है, उसमें डिप्टी कलेक्टर का पद अपने लिए सुनिश्चित किया है। तो सर्वप्रथम अंकित जी, आपको इस चयन की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अंकित जी, पहला प्रश्न तो आपसे हम यही करेंगे, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, ताकि जो एस्पिरेंट्स है वो जान सके कि हम किन के सामने हैं, हमारे सामने कौन शख्सियत है। जी जी बिल्कुल सर, मैं कोकड़ी तराई किरोड़ी मल नगर रायगढ़ का निवासी हूँ। जी। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा जो है वो जिंदल आदर्श ग्राम्य भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरोड़ी मल नगर से ही किया था। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो किरोड़ी मल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ से किया था। तो उसी टाइम से मेरे मन में था कि मैं सिविल सर्विस की ओर जाऊं। तो उसके बाद जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, तो उसके बाद मैंने सिविल सेवा की तैयारी जो है वो शुरू की थी। और 2019 पीएससी जो है वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने सीओआई कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पद प्राप्त किया था। इसके बाद मेरा जो दूसरा अटेम्प्ट था 2020, उसमें मैंने डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया। यानी कि अभी दूसरा टाइम में ही आपने डिप्टी कलेक्टर आपने लिया। हालांकि पहले जी टाइम जी में भी आपको ऐसा सफलता नहीं मिली कि आपको चैन मिला, लेकिन इस बार आपने और अच्छे से अपने डिप्टी कलेक्टर का आपने पद ले लिया। जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। दूसरे टाइम में ये तो बड़ा अच्छा है कि दोनों टाइम में आपको सफलता मिली, और दूसरे टाइम में मन चाहा आपको क्या मिल गया जो आपने सोचा होगा। हाँ और सभी जो सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं उनका मन ये रहता है कि हमको डिप्टी कलेक्टर मिले, आपको मिल भी गया। बिल्कुल। तो जी बहुत जी बिल्कुल शुभकामनाएं। कैसा रहा आपका सफर इस सिविल सेवा की परीक्षा का? सर, मैंने 2019 में अपना तैयारी शुरू किया था। तो जी उससे पहले जब हम लोग की 12वीं की जो परीक्षा होती है, तो उसमें मैं टॉप 1% में आया था। तो उस दौरान एक सम्मान समारोह हुआ था। तो उसमें एक कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में बहुत सारे सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो आए जी। हुए थे। ओके तो ओके। सर्वप्रथम मेरी प्रेरणा वहीं से हुई थी कि मैं इन अधिकारियों को देखकर कुछ प्रेरणा लूं और सिविल सेवा की ओर ही आगे बढ़ूं। ओके। इसके बाद उसी में बढ़ने के लिए मैंने सोचा कि अब ग्रेजुएशन कर लिया जाए, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ग्रेजुएशन जैसे ही मैंने कंप्लीट किया, तो उसके बाद ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। उस समय मेरा एज नहीं हो पाया था 21 वर्ष। तो 2018 पीएससी जो है मैं नहीं दे पाया था उस टाइम। तो 19 में मैंने तैयारी शुरू की थी। और जी 2019 में जो है वो मेरा पहला प्रयास रहा था। जी तो इस तरह की तैयारी की, और लगभग 1 साल का समय लगभग लगा था तैयारी करने के दौरान। जी। और चूंकि 2000 फरवरी 2020 में मेरा पहला एग्जाम था, तो उसके बाद मार्च 2020 में जो है वो कोरोना वगैरह आ गया था, तो लॉकडाउन वगैरह लगे थे। जी तो जी जी उसमें मेरे को समय मिला, अपने आप का जो मेंस की तैयारी जो रहती है उसको जी परिपक्व करने के लिए मेरे को समय मिला। तो जी उसमें बहुत फायदा रहा कि उस दौरान मैंने अच्छी तैयारी की, और ये सफलता जो है मेरे को आज मिली है। जी। यानी कि कोरोना का जो एक पीरियड था, हालांकि पूरे विश्व के लिए, हमारे देश के लिए भी काफी लोगों के लिए बड़ा निराशाजनक रहा, और काफी लोग हम्म। उसमें बिल्कुल निराश भी हुए। लेकिन आपने जी उसमें जी अपने आप को पॉजिटिव बनाया, सकारात्मक कार्य में लगाया, और आपने उसको क्या किया, जी यूज किया उस टाइम टाइम को। और आज आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में हमारे सामने हैं। जी जी बिल्कुल। अंकित जी, ये बताइएगा कि इस पूरी परीक्षा के दौरान आपका मेन, जिसको कि भी मेरा सबसे बड़ी ताकत ये बनी, और दोनों टाइम में आप लगातार निकालते चले गए, तो आपकी मेन हम्म। ताकत आपको कहाँ से मिली? कभी कभी कोई तनाव क्यों माना जाता है, परीक्षा बड़ी मुश्किल परीक्षा होती है, लेकिन आपकी पूरी ताकत क्या बनी? सर, ये आवाज क्लियर नहीं आया है सर। मैं ये कह रहा हूँ अंकित जी, कि आपका इस पूरी परीक्षा के दौरान, क्योंकि आपने जी जी दोनों टाइम निकाले, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या बनी? आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी क्या रही? जी, मेरी सबसे बड़ी ताकत तो है, वो सबसे पहले तो मेरा सपोर्ट रहा है। मेरे माता पिता ने जो संघर्ष किया था, उसका ही परिणाम था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। उसके अलावा मेरे भैया जो हैं वो हमेशा सहयोगी के तौर पर थे, जिन्होंने मेरा आगे बढ़ाने में बहुत ही मार्गदर्शन, सहयोग और बहुत कुछ साथ दिया है।
उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। इसके अलावा मेरे चयन में एक बड़ी भूमिका ये रही कि मैंने तैयारी जो है वो जस्ट ग्रेजुएशन के बाद शुरू की थी, तो मेरे पास पर्याप्त समय था कि मैं अपने आप को तैयार कर लूं। और मैंने ये सोचा था कि कई लोग बोलते थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, एक बार देख लो, अब ऐसे ही दे के देख लो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाए, और मैंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अपने आप को तैयार किया। उस दौरान मैंने बहुत सारे जैसे कि शेड्यूल बनाया कि इतना अनुशासन रखना है और इतना इतना हमको पढ़ना ही है करके एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और लगातार लगातार मेहनत और अनुशासन की वजह से ही आज ये परिणाम जो है मेरे को मिला। परिणाम मिला, बहुत बढ़िया। यानी कि आपको आपने डिसिप्लिन रखा, सब कुछ आपने चीजें मेहनत करी, परिश्रम किया और आपको ये परिणाम मिला। आपकी पूरे प्रयास के अलावा आप इसमें किसी और को भी जोड़ना चाहेंगे इस कंट्रीब्यूशन में कि हाँ भाई मेरी सफलता में इनका भी कंट्रीब्यूशन है? सर, सबसे बड़ी जो भागीदारी है मेरी सफलता में, मेरे ख्याल से तो मतलब उन्हीं की वजह से ही ये सब संभव हो पाया है। वो मेरे माता पिता जी हैं, उन्हीं के संघर्ष का परिणाम है कि मुझे यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है। और इसके अलावा मेरे भैया हैं जो हमेशा सहयोगी की भूमिका में रहते हैं, मेरा पथ प्रदर्शित करते रहते हैं एकदम। तो उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। बहुत बढ़िया। आपके माता पिताजी को और आपके भाई साहब को हमारा नमन। माता धन्यवाद। पिताजी के बारे में, भाई साहब जो है वो क्या कार्य करते हैं? अब भैया जो है वो एमबीए किए हैं, उसके बाद उनका जॉब लगा था अहमदाबाद में, लेकिन उन्होंने वो जॉब छोड़कर सिविल सेवा की ओर अपना जो मन था उसको बढ़ाया है, और उन्होंने भी एग्जाम दिया है। तो इस बार उनका मेंस में थोड़ा नंबर कम हो गया, इसलिए वह नहीं हो पाया है, लेकिन अब फिर से वो तैयार कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि अगली बार उनका हो ही जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी ओर से कि उनको इस बार अच्छे से उनको मिले, और जो आपको पद मिला है वही पद उनको भी मिले। तो घर में दो दो जी जी। डीसी हो तो उसकी बात ही मम्मी पापा को अलग ही खुशी होगी, अलग ही हैप्पीनेस होगी। अंकित जी, बात करें कि इस पूरी परीक्षा के दौरान आपको सबसे बड़ा हर्डल क्या लगा? प्री मेंस इंटरव्यू हर स्टूडेंट्स का पता पता रहता है, कोई कहते हैं प्री ज्यादा टफ लगा, कुछ का है कि मेन ज्यादा टफ लगा। आपको अपने अकॉर्डिंग क्या लगा? ये प्री ज्यादा टफ है, सर मेन ज्यादा इंटरव्यू? जी 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 सर, मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू के मेंस की जो तैयारी है वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इस परीक्षा में, क्योंकि मेंस के नंबर से ही हमारा जो है वो चयन सूची तैयार होता है, और इंटरव्यू के नंबर जुड़ने के बाद वो हमारा सिलेक्शन लिस्ट जो है वो बनता है। तो मेंस की तैयारी बहुत भरपूर तरीके से करनी चाहिए। जैसे मैंने जब शुरू किया तो मैंने मेंस की तैयारी से ही शुरू किया था। तो मेंस की तैयारी करने के दौरान मुझे ये लगता है कि जितने भी प्रतिभागी हैं उनको पढ़ने के साथ साथ अपनी राइटिंग स्किल को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेंस एकदम राइटिंग स्किल पे ही काम करता है। आप जितना पढ़ेंगे कम से कम उसका 1/3 हिस्सा समय जो है वो अपने लिखने पे लगाना चाहिए, ताकि हमारी बहुत राइटिंग स्किल अच्छी हो और हम अपने कॉपी में बेहतर तरीके से उसको उतार सकें। सर, क्योंकि हम लोग जानते तो बहुत कुछ है, परंतु उसको लिखना अलग बात होती है, और इसका जितना अभ्यास किया जाए उतना ही वो बेहतर होता जाता है। इसलिए 2019 में मैं कहीं कहीं मानता हूं कि अगर मैंने थोड़ी ज्यादा और राइटिंग प्रैक्टिस की होती तो शायद मैं पहले ही अटेम्प्ट में ऊपर होता, और 2020 में मैंने उसको सुधारा और अपनी राइटिंग स्किल को बहुत काम किया। तो इस बार मेरा परिणाम जो है वो अच्छा रहा। तो मेंस की तैयारी मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए, बड़ा अच्छा आपने बताया कि मेंस की अच्छे से करनी चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। और कितने अच्छे से आपने कहा कि पहले अटेम्प्ट में ही मेरा रैंक अच्छा होता अगर मैं राइटिंग प्रैक्टिस पहले से अच्छा कर लिया होता। और कहा भी जी जी जाता है कि बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कि ये बोला जाता है जी प्रैक्टिस ही उसको क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। तो आपने प्रैक्टिस किया जी तो जी परफेक्ट बिल्कुल। बने, आपने डिसिप्लिन लिया, इसी को आपने अपने जी लिए जी सुनिश्चित किया। राइटिंग प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं, हम राइटिंग प्रैक्टिस की आपने बात कही, तो जी इसको जी। हम लोग बोल सकते हैं राइटिंग स्किल डेवलप हो जाए, राइटिंग स्किल डेवलप हो जाए। आपको हम्म। क्या लगता है कि राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए एक एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए? सर, राइटिंग इस स्किल को डेवलप करने के लिए जैसे हम कोई सिलेबस में कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जी, तो उस टॉपिक से हम ये सोच सकते हैं कि उस टॉपिक से कितने प्रश्न हम निकाल सकते हैं और कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी पक्षों बहुत को एक ही टॉपिक के सभी पक्षों को हम एक
कॉपी में नोट कर सकते हैं कि इसके ये प्रश्न आ सकते हैं, इससे ये प्रश्न आ सकते हैं, तो उनको एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद हमें उनके आंसर जो है वो लिखने चाहिए, ताकि वो जो हमारी लेखन शैली है वो बेहतर हो पाए। क्योंकि हम पढ़ते तो हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे तो वो चीजें हमारे दिमाग में और ज्यादा बैठने लगती है, और एग्जाम में वही चीज हूबहू हम उतार भी सकते हैं। तो मुझे जी लगता है कि ऐसी बढ़ानी चाहिए। उसके बाद अगर हमारा राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे हो गया, तो उसके बाद हमें पुराने पेपर्स जो होते हैं, पिछले साल के पेपर्स, उनको भी हल करके देखना चाहिए कि हमारा समय सही बैठ रहा है कि नहीं है, कि अपन एग्जाम में जो 3 घंटे लिखते हैं वो अपन पूरा पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे 3 घंटे में से कम 10 मिनट हमारे पास बचने चाहिए, ताकि हम पुराने जो लिखे हुए चीज हैं उनको एक बार देख सकें, या जो छूटे हुए हैं उनको कंप्लीट कर सकें। तो राइटिंग स्किल और साथ ही समय का भी ध्यान रखना होता है। तो इस तरह मैंने अपनी जो लेखन शैली है उसको सुधारा। अगर हम एक बात करें अंकित जी, आप एक फ्रेशर एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या सुझाव सुझाव देंगे कि वो अपनी राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट करे, ऐसे स्टार्ट करे, उसके लिए लाभकारी रहेगा? हाँ जी, जैसे हम राइटिंग प्रैक्टिस अलग से नहीं करना है। जैसे ही हम किसी टॉपिक पे पढ़ते हैं, जैसे जी हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा, जी तो सिंधु सभ्यता के बारे में सभी चीज पढ़ने के बाद हमें एक कॉपी लेकर उसके सभी पक्षों को लिखना चाहिए कि वहाँ की ओके इतिहास, वहाँ क्या पुरातात्विक अवशेष मिले, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, वहाँ जी की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। तो उसको जी अलग अलग क्वेश्चन बना लेते हैं अपन कॉपी में। उसके जी बाद उसमें 30 शब्द, 60 शब्द और 100 शब्द ऐसे लिखने का प्रयास करते जाएंगे कि एक ही टॉपिक से हम कितने सवाल निकाल सकते हैं। तो उसको जी उसी दौरान, हम पढ़ने के दौरान ही लिखते जाएंगे, तो हमारा सब चीज परफेक्ट होते जाएगा कि एक टॉपिक से मैंने सारी चीज कवर कर ली है और उसको लिख के भी देख लिया है कि ये सब पूरे हो रहे हैं अब करके। और उसके बाद वही पुराने पेपर्स जो होते हैं उससे संबंधित, मान लीजिए सिंधु सभ्यता हमने पढ़ा है, तो जी पिछले 5-6 साल जितने भी पेपर जितने भी आएंगे। क्वेश्चन आए हुए हैं, जी उसको हम करके देख लेते हैं कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जी अगर जी देखें कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो हम फिर से उसको पढ़ सकते हैं और फिर से उसको लिख के देखें कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। और उसमें ये भी है बढ़िया। कि हम अपनी जो तैयारी करने वाले बड़े भैया हैं या किसी जी सर से उसको जांच भी करवा सकते हैं कि हमारी लिखने में कौन सी गलतियां हो रही हैं, उनको देखें, सुधार करें। और जी मुझे लगता है कि एक आंसर तभी परफेक्ट हो पाएगा कि जी हम एक टॉपिक को कितने बहुआयामी तरीके से लिख सकते हैं। तो जी जी उस जांचकर्ता भी उसी को देखना चाहते हैं कि आप एक टॉपिक को कितने नजरियों से लिख सकते हैं। तो वही बेहतर तरीका होगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस इसी तरह करें। बहुत बढ़िया। यानी कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके नोट्स भी हों, उसमें जो जी प्रीवियस जी ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको आप करें, टेस्ट सीरीज आप दें, चेक भी कराएं, खुद चेक करें, सेल्फ वैल्यूएशन भी करें, तो आपकी राइटिंग स्किल क्या होगा, आपकी अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। जी 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 बहुत बढ़िया अंकित जी। अंकित जी, और अगर हम बात करते हैं कि सोर्सेज क्या रहे प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के बारे में, कि प्री के लिए मेरे मुख्य सोर्सेज ये थी, बुक्स ये थे, मैगजीन्स ये थी, जो भी आपका प्री में रहा मेंस में, थोड़ा बताइएगा कि आपका सोर्सेज क्या रहा। जी 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 बिल्कुल। जैसे हम सीजीपीएससी देखते हैं तो इसका जो 50% जो सिलेबस है वो छत्तीसगढ़ से होता है। तो जी मैंने छत्तीसगढ़ की तैयारी के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी और बृहद संदर्भ को लिया था, जी क्योंकि ये मेंस के लिए अच्छी किताब है। क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हमारी जो शब्द शक्ति जो होती है, जो लिखने में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो बढ़ने लगती है। इसके साथ ही हम मेंस के पर्पस से तो पढ़ते ही हैं, इसके साथ जी हम लोग प्री के लिए जो जरूरी तथ्य होते हैं उनको भी अगर अंडरलाइन करते जाएं या दूसरे कॉपी में लिखते जाएं, तो प्री और जी मेंस दोनों की तैयारी होने लगती है। और इस तरह मैंने छत्तीसगढ़ की जो तैयारी है वो समग्र छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी किताब से किया था। और कहीं कहीं बृहद संदर्भ भी मैंने यूज किया था। जी जी। अगर थोड़ा सा हम और लोग जी 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 तो इसके बाद मैंने इंडियन हिस्ट्री के लिए अपने प्राचीन छत्तीसगढ़ के लिए राम शरण शर्मा की किताब पढ़ी थी। और मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्र का जो किताब आता जी है, जी और इसके लिए मॉडर्न इंडिया जो है वो हमारे मेंस के सब्जेक्ट में अच्छा खासा दिया हुआ है, तो उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम की किताब ली थी।
तो इन सब चीजों से मैंने पढ़ाई की थी। इसके अलावा बहुत सारे बुक्स हैं जिसकी मैं सूची बना दूंगा, मैं दे सकता हूँ, वो सभी बहुत को बढ़िया। फॉलो करना चाहिए। जी 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 जी। आप एक लिस्ट दे देंगे वो काफी अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उसको अकॉर्डिंग अपना बुक को जोड़ सके, अपनी लाइब्रेरी में लगा सके, उसको पढ़ सके, अध्ययन कर सके। जी जी बिल्कुल। एक इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या लगता है कि एक एस्पिरेंट्स को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे तो उनके लिए कभी ये परीक्षा क्या होगी, बोझिल नहीं होगी? सर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि हम जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जी वो अगर नहीं होता है तो हमारे मन में कहीं न कहीं ये निराशा का भाव आने लगता है, क्योंकि तैयारी, ये जो सीजीपीएससी की तैयारी है वो टाइम टेकिंग है। लगभग जी 1 साल से 1.5 साल लगभग हमें तैयारी जो है वो लगातार करनी है, अनुशासन के साथ करनी है और बिल्कुल समयबद्धता के साथ करनी है। तो हर बिल्कुल। एस्पिरेंट को अपने अंदर ये आग आग जैसी रखनी चाहिए कि मुझे बिल्कुल ये करना ही है, किसी जी भी हाल में मुझे करना है। तो जी इसके साथ वही अनुशासन और समयबद्धता होनी चाहिए कि जी और ध्यान रखें कि अपने पहले ही प्रयास में अपना सभी चीज झोंक के देना चाहिए, कि ये नहीं बिल्कुल। देखना चाहिए कि मेरा पहला प्रयास है तो मैं ऐसे ही देख लूंगा। तो अपना पहला प्रयास ही अंतिम प्रयास की तरह दीजिए और बेहतर रैंक प्राप्त कीजिए। बहुत बढ़िया। कहा भी जाता है ना कि पहला प्रयास जो होता है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, एनर्जेटिक आदमी रहता है, तो उसमें अच्छे से वो जी क्या कर जी लेता है, अपना अचीव कर लेता है। पहले टाइम में गड़बड़ हो जाती है तो फिर दिक्कतें हो जाती है, इश्यू बन जी जाती जी है। जी। बहुत बढ़िया। तो हम बात करें अभी अंकित जी की, जैसे आपने ये फ्रेशर के लिए कहा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो एक दो बार पास फेल होते रहते हैं, अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आप कोई सजेशन देना चाहेंगे भी, उनको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है? जी 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 बिल्कुल। हाँ, पहले तो ये हमें देखना होगा कि असफलता जो मिली है उसका जी कारण क्या है। सबसे पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हम किस चरण या किस विषय के में हम असफल हो रहे हैं, उसकी वजह से असफल हो रहे हैं, उसको जी पहले देखना होगा और उस जी पे काम करना होगा। और जी ध्यान ये देना होगा कि अगर प्रीलिम्स में वो समस्या हो रही है तो जी हमें क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चाहिए, किसी विषय या जिसमें हमारे कम नंबर्स आ रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चाहिए, ताकि जी बार बार प्रैक्टिस हो तो उन सवालों को हम बिल्कुल भी गलत गलत ना करें। जी और हमें एक टेस्ट सीरीज भी देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने से ये पता चलता है कि हम एग्जाम हॉल में वही चीजें आंसर में ले रहे हैं अपने की जो हम चीज पहले पढ़ चुके हैं। तो एक जी जो एग्जाम का जो फियर रहता है कि मैं वहां जाऊंगा तो कहीं नर्वस तो नहीं हो जाऊंगा, तो उस चीजों को हटाने के लिए प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि एक टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहिए, ताकि वो जी हमारा एग्जाम का जो प्रेशर रहता है वो हट जाए और हम जितनी क्षमता से पढ़ाई किए हैं वो अपने एग्जाम सीट में उतार सकें। और ऐसा प्रीलिम्स का मेरा मानना है। और अगर मेंस में हमारे समस्या हो रही है तो मुझे बिल्कुल लगता है मेंस की समस्या के लिए हमें जिस सब्जेक्ट में कम नंबर मिल रहे हैं उसमें ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए और डीपली उसका अध्ययन करना चाहिए। और इसके अलावा हमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कई बार हमारे पता होने के बाद भी हम अपनी कॉपी में नहीं उतार पाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन वही है कि हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस अगर करेंगे और बार बार पुराने साल के पेपर्स को हल करेंगे तो बिल्कुल सफलता बहुत जल्दी हाथ लगेगी और उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगली बार उनका सफलता जो है बिल्कुल मिलेगा, अगर इन सब चीजों को वो अपनाएंगे तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंकित जी, आपका नोट्स के तो आपने बहुत से सजेशन दिए सब बारे में, आपने नोट्स भी बनाए थे कि नोट्स की भूमिका कैसे देखते हैं आप इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान? जी जी, नोट्स की भूमिका बहुत बड़ी होनी थी सर। जैसे ही हम किसी रेफरेंस बुक को पकड़ते हैं तो हमारे साथ हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जो जी हम नहीं पढ़ सकते। हमारे सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग हमें कहीं ना कहीं एक चयन जरूर करना पड़ेगा कि हम इसको पढ़ें और इसको छोड़ें। जी तो हमें ध्यान रखना है। तो पहले जी के दौर में जब हम पढ़ते जाते हैं तो हम ध्यान देते जी हैं कि हमारे सिलेबस में जो जो चीजें हैं हम उनको जी अपने नोट्स में लिखते जाते हैं। बहुत बढ़िया। पहले दौर में हम नोट्स में उसको लिखते जाते हैं और दूसरे जी दौर में देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिलेबस की जो कंटेंट है वो तैयार हो चुके हैं। जी इसके बाद हम अपने रेफरेंस बुक को बगल में रख सकते हैं और हमारे हमारे नोट्स से ही पढ़ सकते हैं। तो जी चीजें जो है वो साफ होने लगी कि हम इतने ही चीजों को पढ़ेंगे तो वो एग्जाम में आएंगे और हम उसको कॉपी में उतार सकते हैं। तो नोट्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है। और इसके साथ ही मेंस में भी इसकी भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास केवल 3 से 3.5 महीने होते हैं। और जी हम अगर रेफरेंस बुक उठा के चलें तो हम शायद अपने सारे विषय के किताबों को शायद पन्ना भी नहीं पलट पाएंगे, हमारे पास इतने भी समय नहीं होते हैं। जी तो जी इस जी दौरान हमारे
जो सिलेबस के जो नोट्स हैं वो बहुत काम आते हैं, ताकि वो जल्दी से रिवाइज हो जाए। जितने ज्यादा हम रिवाइज कर पाएंगे उतनी ही ज्यादा हम अपने कॉपी में उसको उतार पाएंगे, उसको प्रदर्शित कर पाएंगे। तो नोट्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसके साथ ही लोगों को शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस भी बनाना चाहिए, क्योंकि जो मेंस की परीक्षा होती है वो 4 दिन में होती है, लगातार होती है, और हमारे पास रिवीजन के लिए केवल एक ही रात होते हैं, उसमें भी 6 से 7 घंटे ही होते हैं। तो मैंने तो एक सिनॉप्सिस भी बनाया था हर पेपर के लिए, कि 3-4 पेजेस में वो जितने भी सिलेबस के चीजें हैं वो कवर हो जाएं, और छोटी छोटी चित्रों या ग्राफ के द्वारा जो है हम उसको एक बार कम से कम देख लें, कि हमें हमारे दिमाग में रहे कि हम ये पढ़ के आए हैं, तो अगले दिन हम उसको अपने पेपर में जो है उतार सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकित जी, मेरा खुद मन कर रहा है कि आपके वो नोट्स देखने का, जो आपने जिक्र किया कि नोट्स का पूरे सिलेबस में बनाया जाए। 3-3 4-4 पेज में आपने पूरा खत्म किया है। हर सब्जेक्ट को आपने 3-3 4-4 पेज में खत्म किया है? जी सर। हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को आपने 3-3 4-4 पेज में खत्म किया है? हाँ सर, जैसे कि 7 पेपर्स हैं हमारे मैम, तो हाँ, पहले जो पेपर है लैंग्वेज है और दूसरा ऐसे है, तो उसको हम उतार नहीं सकते क्योंकि वो तो अलग बहुत, चीजें हैं। उसके बाद बिल्कुल। पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक जो है, हर जो 3 खंड होते हैं, तो जी, एक एक खंड के अलग अलग मैंने सिनॉप्सिस बनाए हैं, जो केवल 4-4 पेजेस में खत्म हो गए हैं। तो मैंने इस बहुत तरह बढ़िया। बनाए हैं, और ताकि वो एक ही रात में रिवीजन हो सके, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है। अंकित जी, अगर वो नोट्स आप हमें देते तो मैं सभी स्टूडेंट्स को शेयर करता, और वो काफी उनके लिए बड़ा लाभकारी होते, क्योंकि वो बड़े ब्रीफ में और बड़े आपके परिश्रम से बने होंगे। तो अगर वो नोट्स आप उपलब्ध कराएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, और उनके लिए बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि एकदम मील का पत्थर साबित हो जाएंगे वो नोट्स आपके। तो अगर संभव हो हाँ तो हाँ दीजिएगा। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत चीजें मैंने अपने हिसाब से बनाई है। तो वो हो सकता है कि कई लोगों के लिए मतलब ऐसा है कि वो समझ तो सकते हैं कि इस अनुसार हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि बाकी लोग शायद उस चीजों को समझ नहीं पाएंगे क्यों, जो मेरे लिए उपयोगी है वो। तो मैंने बिल्कुल। उस हिसाब से अपने लिखे हैं। जी 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 नहीं, एक्चुअली क्या बिल्कुल, होता है बाकी ना मैं कि उसको शेयर ये जरूर तो, करूंगा। हाँ, ये तो सही बात है कि सबको अपने ही नोट्स खुद बनाने चाहिए। लेकिन होता जी है जी ना कि उनको एक आइडिया मिल जाता है, मतलब फिलोसफी के नोट्स कैसे बनाने हैं, पॉलिटी के नोट्स कैसे बनाने हैं, तो उनको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, उसको देखकर वो अपने नोट्स को अच्छे से बना लेंगे। तो हाँ बनाने हाँ तो खुद ही, बिल्कुल। मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है, बस आपका वो जी एक जी गाइडेंस मिल जाएगा, उनको एक सपोर्ट आपको नोट से मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस चीज को शेयर बिल्कुल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपके लिए जल्दी अंकित जी के नोट्स आएंगे। मैं साथ में एक निवेदन आपको और कर दूं, मेरा जो एक्चुअली क्या है कि हम लोग डायलॉग मंच के ऊपर एक डायलॉग मंच एजुकेशन और चलाते हैं अंकित जी। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप पढ़ने का, कि भाई ये टॉपिक पढ़ते कैसे हैं, इस टॉपिक को, कोई भी टॉपिक की चर्चा अगर आपकी हमारी हो जाएगी, तो एस्पिरेंट्स को ये मिल जाता है कि जब टॉपिक को पढ़ें, स्टडी करें, तो स्टडी करते समय इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस टॉपिक पे कैसे आए हैं, कैसे डिस्कस, तो बच्चों के लिए काफी वो भी हेल्पफुल होता है, यानी कि काफी सहायता करता है। तो मैं ये भी आपसे जी चाहूंगा जी कि एक सेशन आप हमारे साथ और कीजिएगा, जिसको डायलॉग मंच जी जी एजुकेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। उसका मैं आपको जी बता जी दूंगा कैसे हम लोग करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा, उस बारे में जानकारी दे दूंगा, तो जी वो भी बच्चों के लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। तो उस पर अगर आप सहमति बिल्कुल दें बिल्कुल। तो अच्छा रहेगा। हाँ सर बिल्कुल, मैं मतलब जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए अगर सहयोगी होगा तो मैं सकारात्मक रूप से उसको जरूर निभाने की कोशिश करूंगा, आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकित जी। तो दोस्तों, जल्दी आप अंकित जी से हमारे एजुकेशन सेशन में भी मिलेंगे। उसमें हम लोग अंकित जी से बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, और राइटिंग स्किल पे मैं बहुत डिटेल चर्चा करने वाला हूँ अंकित जी के साथ में, क्योंकि इन्होंने राइटिंग स्किल बहुत काम किया है, इस पर भी हम लोग बहुत जल्दी चर्चा करेंगे। तो अंकित जी, हम लोग अब अंतिम चलते हैं, क्योंकि अगला सेशन में एजुकेशन में ज्यादा डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू को ओवर करते हुए। आपकी ओर से कुछ सजेशन, कि भाई ये तो बातें आपको ध्यान रखनी है, इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कुछ आप कहना चाहें डायलॉग मंच के माध्यम से, कुछ भी आप बोलना चाहें तो आप बोलने के लिए आर्टिकल 19 का जी जी प्रयोग कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप शुरू करते हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि आप सिलेबस उठाइए और उसके चीजों को समझिए कि आपको इतने समय में इसको तैयार करना है, और उसके जी, हिसाब से अपने स्ट्रेटेजी बनाइए कि मुझे एक दिन में इतने पढ़ने हैं, और जी, इतना 3 घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 घंटे में इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और इन इन चीजों को मुझे रोज पढ़ना है।
तो चूंकि हम योजना बनाते जाते हैं तो हमारा जो ये आधा काम है वो जल्दी जल्दी होने लगता है। तो हम देखते हैं कि लगभग 1 साल से 1.5 साल में लगभग हम पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं और पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद एक सैद्धांतिक पक्ष ये भी है कि हम जितने ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे उतना ज्यादा हमारा जो तैयारी है वो अच्छा होता जाएगा। तो हमेशा अपने आसपास सकारात्मक चीजों को रखिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए कि परीक्षा कैसी आगे बढ़ेंगे। तो इन चीजों को हमेशा रखना चाहिए। और एक मेन जो चीजें हैं वो अनुशासन होता है। अनुशासन अगर आप रखेंगे तो लगातार मेहनत से आप देखेंगे कि चीजें बहुत सरल होने लगती है और ऐसा लगता है कि मैंने तो कर लिया, बहुत आसानी से कर लिया। तो इस तरह के से लोगों को सोचना चाहिए कि अगर 1 साल से 1.5 साल अगर पूरी मेहनत, लगन और समयबद्धता और अनुशासन के साथ करें तो ये परीक्षा बहुत ही आसान है। और सभी प्रतिभागी इसको जरूर फॉलो करना चाहिए कि अपनी तैयारी के पहले और 1 से 1.5 साल के बीच में अपने जितना भी मेहनत कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। उसके बाद जो है वो परीक्षा जो है आपको सरल लगने लगेगी और बहुत जल्दी आप सफल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि एक आप स्मार्ट तरीके से पढ़िए, एनर्जी के साथ पढ़िए, लेबर कीजिए, तो परीक्षा उतनी मुश्किल नहीं जितनी मुश्किल बोली जाती है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप रुके, आपको रुके, आप बिल्कुल इसको कह रहे हैं सफल कर जाएंगे। अंकित जी का यही कहना है दोस्तों। और अंकित जी देखो, दोनों टाइम दिया, दोनों टाइम में सिलेक्शन लिया और दूसरा तो डीसी ले लिया। अंकित जी अब आगे क्या, डीसी मिल गया, अब आगे सेटिस्फाइड या कुछ और भी करियर में कुछ और आगे सोच रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं अभी संतुष्ट नहीं हुआ हूँ क्योंकि हमारे संविधान के मूल कर्तव्य में ही ये लिखा हुआ है कि हमें हमेशा उत्तरोत्तर विकास की ओर जाना चाहिए। तो मेरा ये प्रयास होगा कि मैं अब आईएएस की परीक्षा दूं और कलेक्टर के पोस्ट के लिए अपेयर करूं। तो मेरा जो प्रयास है वो अब जारी है। मैंने धीरे धीरे उसकी शुरुआत कर दी है। तो मैं चाहूंगा कि अब मैं आईएएस परीक्षा दूं और उसको भी जल्दी से जल्दी क्लियर करूं। तो ये मेरा बहुत लक्ष्य है बढ़िया, आगे के लिए। बहुत बढ़िया। अंकित जी, आप यूपीएससी में एक अच्छे रैंक के साथ लें, आप प्रॉपर आईएएस बने, ऐसी शुभकामनाएं मेरी ओर से, डायलॉग मंच की ओर से और सभी व्यूअर्स की ओर से कि आप एकदम अगली बार जब मैं आपका इंटरव्यू लूं एजुकेशन के अलावा, तो हम लोग एक आईएएस का लें और एक प्रॉपर आईएएस का लें। तो मेरी ओर से, सभी एस्पिरेंट्स की ओर से, डायलॉग मंच की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद अंकित जी।